हेलो स्टूडेंट्स, ये है अलीन ऑनलाइन और मैं हूं अमीकु सर। आज हम वन शॉट बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डील करेंगे और इस चैप्टर में हम लोगों को ये याद रखना है कि अगर ये हम नेट के एस्पायरेंट हैं तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, इतना आपको दिमाग भी नहीं लगाना है और आपको 3 से 4 क्वेश्चन सही करा देगा। 3 क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि इस चैप्टर से आ जाए, बस इसी लिमिट पर आप चलिएगा। लेकिन इस चैप्टर को समझने से पहले आपको चैप्टर सेकंड की वन शॉट बायोलॉजी देख लेना चाहिए, जो इससे पहले मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। वो पूरी फ्री है, वो क्लियर। तो वन शॉट बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर आप लोगों के 2 चैप्टर अभी तक अपलोड हो चुके हैं। वो चैप्टर में एक तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो उसके बाद ये चैप्टर वैल्यूएबल हो जाएगा और ये समझ में भी आएगा। अब अगली बात हम लोग को ध्यान रखें कि अगर आप चैप्टर पे पूरा कमांड बनाना चाहते हैं तो आपकी एनसीईआरटी की बुक सामने होना चाहिए, कोई कोचिंग की शीट की जरूरत नहीं है आप लोगों को। दूसरी बात, आपके पास के जो नोट्स हैं वो होना चाहिए और आप शॉर्ट नोट्स देखते जाइए। जहां आपको लगता है कि शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। आपको लेक्चर के दौरान या लेक्चर के बाद कुछ लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं या आपको कुछ चीज करेक्ट करनी थी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं उसको सही कर सकता हूं तो करूंगा। क्लियर। अगली बात, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये आपके लिए बहुत वैल्यूबल क्लास है। अगर आप नेट के एस्पायरेंट है तो वैल्यूबल है ही सही, और अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं क्लास 12 बोर्ड का, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे अदर बोर्ड्स हो, तो उसमें भी यहां से क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी काफी हेल्प करेंगे और ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोगों के साथ ये देखना है कि हमें इसमें दे क्या रखा है। सबसे इजीएस्ट बात है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के शुरू के जो 2 पेज है एनसीईआरटी के, है ना, शुरू के 2 पेज जो एनसीईआरटी के, मैं आपको एनसीईआरटी ओपन करके दिखाता हूं कि क्या है। अगर हम ये बुक देखें तो शुरू के जो पेज है, इस पेज पर आप ध्यान दें। इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, इसके बारे में दे रखा है। 1951 में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की गई। ठीक है ना, ऐसे कुछ ईयर्स देख रखे हैं। तो ये 2 पेज के जो आप लोगों को एक रीड जरूर करना। हालांकि मैंने अपने जो आपकी क्लासेस उसमें सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी आप ये 2 पेज की स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी चीजें हैं वो सारी नोट्स में है और अच्छी तरह से है। ठीक है ना। तो टोटल ये है कि चैप्टर में शुरुआत में डब्ल्यूएचओ और हेल्थ की डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर पॉपुलेशन को जो स्टेबलाइजेशन चाहिए और बर्थ कंट्रोल चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन से नेचुरल मेथड यूज करना चाहिए और कौन से ऐसे मेथड यूज करना चाहिए जो बैरियर मेथड्स होते हैं। ठीक है। उसके साथ अलग अलग तरह से आपके अनदर इफेक्टिव डिवाइस क्या है, यानी जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, उसके बारे में बताया गया है। एक दी गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि कोई लेडी चाहती है या पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चा जो है वो हो चुका है, उसको रखना नहीं है, कोई डिसऑर्डर है बच्चे में, या वो और किसी वजह से बच्चे को नहीं रखना चाहते, विदाउट सेक्स मालूम किए, है ना, सेक्स मालूम ना हो उससे पहले, तो 3 महीने से पहले ये काम कर सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है तो मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल जो होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से कौन सी डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। और लास्ट है कि भाई इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आज बड़ी आम है, मेल और फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो वो इनफर्टिलिटी से कैसे बचा जाए और कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं जिससे हम इनफर्टिलिटी से बच सकते हैं। ये चैप्टर इस तरह से चल रहा है बच्चों। तो हम इस चैप्टर में तब समझ पाएंगे जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर थोड़ा ध्यान दे लिया है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम जानते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली है। चलिए फर्स्ट स्लाइड से हम समझेंगे। हमसे पहली पहली बात ये समझ में आती है कि भाई जो डब्ल्यूएचओ है सॉरी तो डब्ल्यूएचओ जो है उसके अकॉर्डिंग जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, सीधी सी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन है कि जिस बंदे के अंदर हम रिप्रोडक्शन हेल्थ की है, जिस व्यक्ति की हम रिप्रोडक्शन हेल्थ की बात कर रहे हैं, उसके लिए टोटल वेलबींग्स होता है ऑल एस्पेक्ट्स में। रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल फॉर्म में क्या होना चाहिए, वो वेल बींग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या प्रॉब्लम्स है हमारे साथ इसमें। इंडिया वाज अमंगेस्ट फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू initiate action plan at a national level to attain total reproductive health such as family planning program in 1951। ये एनसीईआरटी की लाइन है और 1951 से फैमिली प्लानिंग कंट्रोल करने की कोशिश की गई। अब टास्क परफॉर्म बाय रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर आरसीएच हमारी बुक में दे रखा है
कि जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है आरसीएच, उसके जो प्रोग्राम्स हैं उसमें कौन कौन से टास्क किए जा रहे हैं ताकि रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम को और आगे बढ़ाया जाए। इनमें से किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है आपकी कि वो तीन आपको टास्क दे दे और एक दूसरा टास्क दे दे, पूछ ले कि भाई कौन सा टास्क आरसीएच का नहीं है। हेल्पिंग एडोलेसेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड एसटीडी। स्कूल में भी किया जाता है कि लेक्चर दिए जाते हैं डॉक्टर्स के थ्रू कि भाई बच्चों को ये मालूम हो एडोलेसेंस एज में, जिससे अपन हिंदी वाले क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। ठीक है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं ये मालूम होना चाहिए। अगर देखो एक बच्चे को मालूम होगा ना तो बिगड़ेगा नहीं, वो अपना ट्रैक से आउट नहीं होगा, क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम लेफ्ट हैंड चल रहे हैं राइट हैंड चल रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए किस साइड पे चलते हैं, क्यों चलना चाहिए, क्या रूल है इसका। वैसे यार बच्चों को अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, उससे बिगड़ने के चांस बहुत कम होते हैं। क्लियर। वरना फ्रेंड सर्कल में ही बिगड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बच्चों को ये जानकारी देनी है, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की जानकारी देनी है, और एक एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी होती है उनकी नॉलेज बच्चों को देनी है। अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल इविल सच एज ए सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। बच्चों में अवेयरनेस होना चाहिए कि एडोलेसेंस एज में उनके अंदर कि भाई जो सेक्स क्राइम होते हैं, सेक्स अब्यूज होता है, उसके लिए आवाज उठाइए आप, कम से कम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वहां तो कहिए, छुपाइए मत इसको। इसकी अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। इंपोर्टेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड्स। मेल और फीमेल चाइल्ड्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, जिससे किसी के मन में ऐसा नहीं आए कि मैं सुपीरियर हूं या मैं इंफीरियर हूं। एडुकेटिंग पीपल्स अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, कि भाई किस तरह से बर्थ कंट्रोल कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। आप एक अपनी जो कंट्री है वहां उस पर एक अच्छा काम करेंगे कि आप बोल जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे। और वैसे भी आज के जमाने पर ज्यादा बच्चे से कोई मतलब नहीं होता, उनको इतना पढ़ाई का खर्चा है, इतनी चीजें हैं कि आप उनको हैंडल भी नहीं कर सकते। तो ले देखकर आपको पीपल को एजुकेशन करना है, उनको समझाना है कि भाई बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है। अगली बात, इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। फीमेल को मालूम होना चाहिए, लेडीज को मालूम होना चाहिए कि जब बच्चा हो जाता है तो ब्रेस्ट फीडिंग का क्या फायदे हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। तो डॉक्टर्स इसके लिए अक्सर क्या करते हैं, अलग अलग सेमिनार सोशल वर्क करते हैं, जिससे वो बतलाते हैं कि भाई इसके फायदे क्या है। और कई सोशल वर्कर भी इस चीज को करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। बिल्कुल चाइल्ड और बच्चे का और माँ का कैसे ख्याल रखा जाए जो प्रेग्नेंट होती है, इसकी भी अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। आरसीएच का ये भी काम है। Discouraging children from believe in myth and having misconception about sex related aspects। इसको डिस्करेज किया जाए कि यार लड़का लड़की कौन बेहतर है, इन चीजों से ना हो जाए, है ना। और कोई मिसकंसेप्शन हो इससे रिलेटेड कि भाई चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, उसको दूर किया जाए उस एस्पेक्ट्स को। रोल ऑफ एनजीओज, एनजीओज करते ही हैं, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया करता है इस चीज को कि भाई अवेयरनेस होना चाहिए रिगार्डिंग सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ फैमिलीज विद स्मॉल साइज। ये बतलाना चाहिए कि छोटी फैमिली होती है वो बेटर होती है, पेरेंट्स उस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, चाहे दोनों ही कमाने वाला हो या सिंगल फादर कमाने वाला हो या मदर कमाने वाली हो। तभी बेटर ये रहता है कि छोटी फैमिली पे हर चीजों का फायदा रहता है, उन चीजों को सब लोगों को सभी रिसोर्सेज अच्छी तरह से यूज करने का मौका मिलता है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो सेक्स एजुकेशन है वो स्कूल में बनाई जाए। कभी काफी टाइम से ये बात चलती है, लेकिन कई बोर्ड इसको बस एक पेपर दे देते हैं, और सेक्स एजुकेशन को बहुत ज्यादा इतना अभी तक हाईलाइट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। आज के जमाने में मिलना चाहिए, इस टाइम पर मिलना चाहिए। बहुत जरूरी है कि इस टाइम पर बच्चों को इसकी नॉलेज हो। इसके बाद कुछ पॉपुलेशन का स्टडीज है, इंडिया की डाटा दे रखा है, वर्ल्ड का दे रखा है। ये हमारे एनसीईआरटी के ही डाटा का यू फॉर्म दे रखी है कि अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज अराउंड 1.7%, है ना। तो ये थी। अब इसमें 17 पर थाउजेंड पर ईयर के हिसाब से दिया गया है। ईयर्स पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी, 2 बिलियन वर्ल्ड की, है ना। इंडिया की नहीं दे रखी थी। 1947 में थी, इंडिया की नहीं दी है, लेकिन वर्ल्ड की नहीं दी, इंडिया की दी अप्रोक्स 350 मिलियन थी। 2000 में ये 6 बिलियन हो गई वर्ल्ड की। इंडिया में क्लोज टू 1 बिलियन, बिल्कुल 1 बिलियन के नियरेस्ट थी। और 2011 में 7.2 बिलियन वर्ल्ड की है। 1.2 बिलियन, देखिए 7.2 बिलियन में 1.2 बिलियन कितने पास पास लग रहे हैं हम लोग, है ना। 2011 में इंडिया की थी। तो इंडिया की जनसंख्या काफी ज्यादा है, चाइना हमारे साथ साथ चल रहा है। ठीक है ना। तो रीजन फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज, बस आप जानते हैं, देखो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाए, इन डाटा से पूछ ले जाए, तो याद रखना इस डाटा को इस तरह से आर करना कि आपको याद रह जाए। क्लियर। क्योंकि क्वेश्चन बन जाए तो बाद में ऐसा लगे कि यार इसको अपन देख लेता अच्छा रहता। इसलिए मैं ही पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ।
रीजन फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज, डिक्लाइन एंड डेथ रेट। बिल्कुल, डेथ रेट में अगर डिक्लाइन होगा तो पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, और वो तो हो ही रहा है, क्योंकि मेडिकल अब जो है हेल्थ जो इश्यूज हैं बहुत ज्यादा रिजोल्व हो रहे हैं, तो डेथ रेट कम हो रही है। रैपिड डिक्लाइन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स, पहले महिलाएं बच्चे को पैदा करके मर जाती थी और उनकी डेथ हो जाती थी, आजकल इलाज अवेलेबल है तो एमएमआर में भी कमी आ रही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आईएमआर डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल बच्चे को ही बचाया जा रहा है, पहले बच्चे मर जाते थे, आजकल ऐसा नहीं है, बच्चे बच जाते हैं तो अच्छा है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन इससे पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, बिल्कुल जितने भी रिप्रोडक्टिव एज वाले पर्सन होते हैं उनकी एज ग्रुप बढ़ रहा है ना, उनका नंबर्स बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग हेल्थ फैसिलिटी, बिल्कुल हेल्थ फैसिलिटी बढ़ रही है, तो इन सब रीजन से पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रही है। मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू चेक पॉपुलेशन। अब गवर्नमेंट क्या क्या करती है पॉपुलेशन को चेक करने के लिए? मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज फॉर यूजिंग वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड एंड बाय स्लोगन्स हम दो हमारे दो, जिसकी मैंने आपसे कहा था, है ना। इन एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर्स में कहा जाता है कि भाई बच्चों पे कंट्रोल रखो, आप अलग अलग कंट्रासेप्टिव यूज करो, है ना, जिससे आप बच्चों पे कंट्रोल कर सके। आगे अर्बन कपल्स में तो और ने अडॉप्ट कर लिया है कि हम दो हमारे एक, वन चाइल्ड नॉर्मली, ये वहां चल रहा है ऐसा, है ना बच्चों। तो ये सब एक, ये वाली जो स्लाइड थी हमारी एनसीईआरटी की शुरू के 2 पेज जो मैंने आपसे कहे थे, उनकी नॉलेज थी। अब कंट्रासेप्टिव यूज करेंगे, हम निरोधक यूज करेंगे, हम बैरियर यूज करेंगे, हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे बर्थ कंट्रोल हो जाए, हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड अपना सकते हैं जिससे मेल फीमेल गेमेट्स ना मिल पाए। तो कंट्रासेप्टिव मेथड हेल्प प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड प्रोटेक्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो कंट्रासेप्टिव का रूल्स क्या रोल है? तो जो कंट्रासेप्टिव होते हैं वो मेथड्स होते हैं हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलिए, ये अच्छी बात है, यही तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अब नेचुरल मेथड क्या है, जिसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं? सबसे सीधी सीधी बात यह है कि आपको इसमें बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग फिजिकल मीटिंग ऑफ एग और स्पर्म, जो मेल का स्पर्म है, फीमेल का एग है, उसको मीटिंग से रोकना है, उसको मिलने से रोकना है, फर्टिलाइजेशन को रोकना है, ठीक है। चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई, चांस होते हैं इसमें नेचुरल मेथड में कि फेलियर हो जाए, लेकिन तरीका है, आजमाया जा सकता है, लेकिन इसके फेल होने के चांस ज्यादा है। इसके 3 मेथड बड़े खास हैं, पीरियोडिक एब्सिडेंस, कोटियस इंटरप्ट एंड लैक्टेशन एमिनेरिया। ये 3 तरीके अपनाए जाते हैं। अब देखो, पीरियोडिक एब्सेंट में क्या होता है कि कपल्स, है ना, एब्सटेन फ्रॉम कोटियस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टाइल पीरियड। एक फीमेल में 10वें दिन से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से, है ना, 17वें दिन तक की चांसेस रहते हैं। हम तो बोलते हैं 14 के 2 दिन पहले और 14 के 2 दिन बाद, लेकिन और लंबा पीरियड ले लें तो 10वें दिन से 17वें दिन के चांस रहते हैं, जिस दिन एमसी स्टार्ट हुई है उसके 10वें दिन से 17वें दिन चांसेस रहते हैं कि अगर सेक्स किया जाए तो बच्चा होने के चांस ज्यादा रहेंगे। और अगर इस दौरान इस चीज को रोक लिया जाए कि 10 to 17 डेज में ज्यादा सेक्स ना किया जाए या प्रोटेक्टिव सेक्स किया जाए, तो मैक्सिमम चांस है कि पीरियोडिक एब्सेंटेंस से क्या होगा कि बच्चा होने के चांस रहेंगे नहीं। तो ये तो एक चांसेस, पूरे चांसेस है कि इसके फेलियर होने के चांस भी कहाँ है। कोटियस इंटरप्ट्स के लिए क्या है कि इंसेमिनेशन इज अवॉइडेड एज द मेल पार्टनर withdraws his penis from the vagina just prior to ejaculation। जब कोई दो मेल फीमेल क्या करते हैं, कोटियस करते हैं या सेक्स करते हैं या कपुलेशन करते हैं, तो जैसे ही मेल को लगता है कि उसकी पेनिस से इजेक्शन होने वाला है, सीमन निकलने वाला है, तो उसे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले ही हो गया कर ले, जैसे उसको एहसास हो जाए कि ये होने वाला है, तो जैसे ही उसको लगता है कि इजेक्शन होने वाला है तो पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल ले, और जो वेजाइनल जो डिस्चार्ज है, पेनिस का डिस्चार्ज है, वो बाहर हो जाए, फीमेल की वेजाइना में ना हो। तो ये तरीका इसमें अपनाया जाता है, ठीक है। अगला है लैक्टेशन एमिनेरिया। इसके लिए बेस्ट रहता है 4 to 6 मंथ, यानी जब बर्थ हुआ है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी जब बच्चा हुआ है उस दिन से लेकर 4 महीने से 6 महीने का, 4 मंथ से 6 महीने का पीरियड अच्छा रहता है लैक्टेशन एमिनेरिया में। इस दौरान ये कहा जाता है कि लेडी अगर बच्चा होने के 4 to 6 मंथ तक लगातार बच्चे को क्या करेगी, इस दौरान पर्टिकुलरली लैक्टेशन करेगी, दूध पिलाएगी, लैक्टेशन करेगी, तो चांसेस रहते हैं कि उसमें ओवुलेशन ना हो। और जब ओवुलेशन नहीं होगा तो उस लड़ी में क्या होगा उस लड़ी में चांसेस ही नहीं रहेंगे कि बच्चा हो। तो ये एक अच्छा तरीका है, कारगर भी होता है, ऐसा नहीं है कि कारगर नहीं है, बिल्कुल हवाबाजी, ऐसा नहीं है। तो ये 3 तरीकों का ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन कई बार आए हैं, पूछे गए, तो ऐसा नहीं है कि यहां से पूछा नहीं जाएगा। वैसे भी हम एनसीईआरटी की लाइन को ही डिस्कस कर रहे हैं, तरीके हम लोग थोड़ा कलरफुल यूज कर रहे हैं, है ना।
तो ये चीजों को आप याद रखिएगा। अगला तरीका है बेरियर मेथड। बेरियर मेथड में आप कॉन्डम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या चीजें हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बेरियर मेथड में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले, वो क्या है कि ओवम स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बेरियर। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर मेल एंड फीमेल, दोनों मेल और फीमेल दोनों की कंडोम्स आते हैं, कंडोम्स का यूज कर सकते हैं। दीज बेरियर आर मेड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट, लेटेक्स के बने होते हैं या रबर शीट के बने होते हैं। यूज इनटू कवर टू फिनिश ऑन द मेल, अगर मेल यूज कर रहा है तो उसको फिनिश के ऊपर इसको लगाना होगा, और अगर फीमेल है तो उसकी वेजाइना और सर्वाइस को कवर करना होगा अंदर से, ठीक है। इन प्रिवेंट द इंटर ऑफ इजुकुलेटेड सीमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बिल्कुल, अगर मेल इसको यूज कर रहा है तो पेनिस से निकलने वाला जो सीमन होगा वो इसी में रह जाएगा और वो फीमेल के ओवम का कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये मेल कोंडम का है और ये फीमेल कोंडम का है। फीमेल कोंडम अपने वेजाइना में इसका यूज कर सकती है, इस तरह का फीमेल कोंडम होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एडवांटेजेस क्या है कि बोथ और मेल और फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल होते हैं, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड होते हैं और देयर बाय गिव प्राइवेसी टू द यूजर्स। बिल्कुल सही बात है, इसमें प्राइवेसी रहती है और मेल फीमेल अपनी इसको यूज भी कर सकते हैं, यूज करना चाहिए, है ना। यूज ऑफ condoms has increased in recent year due to its additional benefit protecting the users from contracting STD and AIDS। ये सेफ सेक्स माना जाता है, प्रोटेक्टिव सेक्स माना जाता है कि कंडोम का यूज किया जा रहा है। इट मींस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना, और एड्स से बचा जा सकता है। बहुत खराब खराब बीमारियां होती हैं और इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कंडोम का यूज किया जाए। तो ये तो हमारा एक तरीका हो गया कि भाई इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि बेरियर मेथड का यूज कर सकते हैं। थर्ड मेथड है केमिकल मेथड है, और केमिकल मेथड में क्या होता है कि दीज इंक्लूड स्पर्मिसाइडल फॉर्म्स, जेलीज, क्रीम्स एंड टेबलेट्स। मेल क्या करता है, कुछ स्पर्मिसाइडल फॉर्म्स यूज करता है या जेलीज यूज करता है या क्रीम्स यूज करता है या टेबलेट यूज कर सकता है। कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं इसमें जेलियोस की। दे इमोबिलाइज और किल स्पर्म्स एंड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। जब इसका यूज किया जाता है तो क्या होता है, जो मेल के स्पर्म होते हैं या तो इमोबिलाइज हो जाते हैं, उनकी गति धीमी हो जाती है, या उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, या फिर वो किल हो जाते हैं। बहुत खास बात है, ध्यान रखना कि केमिकल मेथड्स में क्या होता है, दे इमोबिलाइज और किल स्पर्म एंड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। सबसे खास बात यही है। दे आर यूज इन द वेजाइना बिफोर कोटियस। एक फीमेल इनको वेजाइना में यूज कर सकती है, और वेजाइना में लगाने से क्या होगा, जैसे ही मेल को फीमेल कोटियस करेंगे तो मेल के स्पर्म वेजाइना में पहुंचते क्या हो जाएंगे, या तो वो इमोबिलाइज हो जाएंगे, आगे आगे मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, उनकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी या वो मर जाएंगे। एग्जाम्पल है स्पर्मेटिसाइडल जेली, जिसकी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इसको फीमेल लगाएगी, ध्यान रखिएगा। अगला तरीका है फोर्थ, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। बहुत 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 खास है, ठीक है ना। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बहुत खास है, इसका बहुत ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको एक बार इस स्लाइड में अगली चेक कर लेता हूं आईयूडी के बारे में। ये बिल्कुल यहां पर अपन आईयूडी को अलग से भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसलिए मैं थोड़ा देख रहा था कि भाई आईयूडी की नॉलेज थोड़ी कम तो नहीं है। तो डिवाइस आर इंसर्टेड इन द यूटेरस बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल। हेल्थ केयर प्रोफेशनल तरीके से इस डिवाइस का यूज करते हैं, और डिवाइस का यूज करने से होता क्या है बच्चों, पर्टिकुलरली दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस रुक जाता है, और काफी कुछ चीजें इसमें होती है जिसको मैं अगले स्लाइड में यूज करूंगा। आपके सामने आईयूडी अपने आप में बहुत खास है, ठीक है। दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखो, अगर फीमेल है तो फीमेल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होगा, या तो स्पर्म किल हो जाएंगे, स्पर्म की मोमेंट खत्म हो जाएगी, या जो यूट्रस होगा वो स्पर्म को मार देगा, या फिर इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा यूट्रस में। ये सब चीजें प्रिवेंट हो जाएंगी आईयूडी से। तीन तरह की आईयूडी हमको ध्यान देनी है। हमसे पूछा जाएगा नॉन मेडिकेटेड, इसमें लिपेस लूप आएगी, ठीक है। कौन आएगी, लिपेस लूप, ध्यान रखिएगा। नॉन मेडिकेटेड फर्स्ट होगी, इसको हम अगली स्लाइड में यूज करने वाले हैं। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी आएगा, कॉपर 7 आएगा, ठीक है ना। और एलएनजी जो होता है एक अपना और आएगा बुलेट टाइप का, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी एक हार्मोन लिस्ट जो होगी, है ना, आईओडी, उसकी भी ध्यान रखेंगे। तो आईओडी की फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसको एक बार हम नेक्स्ट स्लाइड में देख ही लेते हैं। और इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के बारे में क्या क्या दे रखा है, तो आईओडी किस किस तरह से होती है इसको देख लेते हैं। These devices are inserted by the doctors or expert nurses in the
यूट्रस थ्रू द वेजाइना, यानी फीमेल के अंदर आईयूडी लगाई जाती है, उनके आईयूडी लगाई जाती है यूट्रस वाले रूट में, वेजाइना में लगाई जाती है। अब ये किस किस तरह की होती है ध्यान दें। टाइप्स ऑफ आईयूडी है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, लिपेस लूप इस तरह का लूप होता है जो फीमेल की वेजाइना में लगाया जाता है, जो स्पर्म को आगे मूव करने नहीं देता। देखिए रूट ही इस तरह से कि स्पर्म आगे कैसे जाएगा, यूं जाएगा तो यूं फंस जाएगा, इधर से इधर तो वो वेजाइनल पार्ट में आगे बढ़ नहीं पाएगा। कॉपर रिलीजिंग आईओडी बहुत खास है, इसमें 3 नाम ध्यान रखिएगा, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोडेड जिसकी बात कर रहा था मैं 375। तीनों नाम ध्यान रखना, ये बहुत खास है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कॉपर टी, कॉपर 7, ठीक है, मल्टी लोडेड 375, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोडेड 375। ठीक है, तो इन तीनों का पहले एग्जांपल ध्यान रखना कि कौन कॉपर रिलीजिंग। अब जैसे ही कॉपर रिलीजिंग आईओडी कॉपर रिलीज करेगी तो क्या होगा, ये कॉपर स्पर्म मोटिलिटी करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को खत्म कर देंगे। दो चीजें सप्रेस हो जाएंगी, एक तो स्पर्म की जो मोटिलिटी है, जो उसकी गतिशीलता है, जो उसके गमन करने की पावर है, जो उसके मोटाइल होने की पावर है, वो सप्रेस हो जाएगी, तो स्लो हो जाएगा। देन फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन, जो एपिडाइडिमिस से मिलती है, वो क्या होता है, वो भी क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, जिससे क्या होगा, स्पर्म उनके पास पहुंच ही नहीं पाएगा। हम चाहते भी यही है, और ये किसकी वजह से होगा, कॉपर आयन की वजह से होगा, Cu+2 आयन की वजह से होगा, और ये कॉपर रिलीजिंग आईओडी होंगी। दिखने में किस तरह है, देखिए कॉपर टी जैसी है, मेरे कॉपर टी को हम लोग बोलते हैं इस तरह की है। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, सबकी जैसी बात है कि ये हार्मोन रिलीज करती है, और हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं वही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का मिक्सअप, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का मिक्सअप होते हैं। ठीक है, यूटरस बिकम अनसुटेबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, ये हार्मोन रिलीजिंग ऐसे हार्मोन निकालती है जिसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं कि इम्प्लांटेशन के लिए यूटरस को अनसुटेबल कर देते हैं, जिससे इम्प्लांटेशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। यानी अगर मेल फीमेल गेमेट्स मिल भी गए, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, एम्ब्रियो बन भी गया, तो जो प्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट ही नहीं कर पाएगी यूटरस में, इसकी वजह से। अगली बात, सर्वाइक्स बिकम होस्टाइल टू स्पर्म, सर्वाइक्स खुद क्या करेगी कि जो स्पर्म है को वहीं किल कर देगी, आगे बढ़ने नहीं देगी। और इसमें एग्जांपल ध्यान रखेंगे आप, प्रोजेस्टासेट, पहला एग्जांपल तो क्या है बच्चों, प्रोजेस्टासेट है, दूसरा LNG-20 है। क्या है, LNG-20, एग्जांपल जरूर ध्यान रखिएगा, प्रोजेस्टासेट और LNG-20, ये दोनों इसके एग्जांपल हैं। कुछ आईओडी और दे रखी है, लिपेस लू, कॉपर टी, मल्टी रोड 37, देखो इनकी डिजाइन किस किस तरह से, कॉपर टी 380 है ना, लिवोनो गेस्ट्रल कंटेंट की आईओडी, LNG जो LNG बोलते हैं हम, LNG-20 जो होती है, वो सबके किस किस तरह के शेप होते हैं, किस तरह से होती है, ध्यान रखिएगा। स्पर्म को फेगोसाइटोसिस कर देती है स्पर्म में, यूट्रस में, जैसे यूट्रस में स्पर्म पहुंचेंगे तो वहीं वो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, मोटिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, उनमें फर्टिलाइजेशन की पावर नहीं रहेगी। आइडियल कंट्रासेप्टिव होते हैं फॉर स्पेसिंग, डिलेइंग प्रेगनेंसी को करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स है इंडिया में जिसमें आईओडी का यूज किया जाता है, तो आईओडी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगली बात आते हैं हम लोग, एक पिछले स्लाइड पे वापस आ जाते हैं, पिछली स्लाइड पे अब अगला है ओरल कंट्रासेप्टिव। ओरल कंट्रासेप्टिव में क्या होता है कि एक लेडी इनको खाती है, दीज आर इन द फॉर्म्स ऑफ पिल्स, पिल्स की फॉर्म में होते हैं। दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन, जब ये खाती हैं तो ओव्यूलेशन प्रिवेंट होता है, वो रुक जाता है। एंड थिकन सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थिकन हो जाता है। ठीक है, वो जरूरी सर्वाइकल म्यूकस वो भी थिकन हो जाता है। हाईली इफेक्टिव होती है, ये करना होता है, कैसे लेना होता है अभी मैं आऊंगा आपके सामने, उसको समझाऊंगा। कंबाइंस ओरल पिल्स एंड प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, दो यूज कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर। अब मैं इसी पर आता हूं कि ओरल कंट्रासेप्टिव में किसका यूज किया जाता है। चलिए हम देखें तो ओरल कंट्रासेप्टिव में क्या यूज करना है, स्मॉल डोजेज ऑफ, देखो इसको क्या तरीका होता है। देखो पहली बात तो ये कि जो ओरल कंट्रासेप्टिव होती है उसमें इस तरह के नाम आती है, मालाडी है ना, इस ऐसे नाम से आती हैं, इस तरह की गोलियां होती हैं, इस तरह के इनके जो होता है, इस पैक को आप खोलेंगे तो इस तरह की मेडिसिन मिलेंगी। इनको जिस दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है उसके पहले दिन से लेना है। जैसे आज मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुई, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई, आज से लीजिए लड़की, आज से लेगी लड़की, उसको कब तक लेगी, 21 दिन तक लेगी। ठीक है, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट है उसके 21 दिन तक इसको लेना है। अब बचे 28 दिन या 30 दिन जितनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो, बाकी 7 दिन नहीं लेना है। रोज एक गोली लेनी है, ठीक है ना, तो रोज एक मेडिसिन लेनी है। 21 मेडिसिन का ये सेट होता है, तो ध्यान रखिएगा 21 डेज तक एक एक मेडिसिन इसको लेनी डेली। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिस दिन स्टार्ट होती है उस दिन से इसको स्टार्ट करना है, दैट्स ऑल, यही तरीका है। लास्ट के 7 दिन इसको नहीं लेना है, गैप छोड़ देना है। तो जब तक ये लेडीज ऐसा करती रहेगी वो प्रेग्नेंट नहीं होगी।
ये बहुत जरूरी होता है कि लेडीज के पास ये राइट होना चाहिए कि बच्चा चाहती ही नहीं चाहती है, तो वो आराम से इस तरीके से अपने बच्चों पे कंट्रोल कर सकती है अगर वो नहीं चाहती है तो। अब फैमिली भी जिस तरह से भी डिसीजन ले जाता है उसके हिसाब से हमको तो तरीका बताना है, बाकी किसी विवाद में नहीं पड़ना है। तो स्मॉल डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, देखो होता क्या है इसमें, ओरल कंट्रासेप्टिव में या तो क्या होता है प्रोजेस्टेरोन होता है इन गोलियों में ओनली पिल्स में, या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत खास बात है। यूज इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, पिल्स या फॉर्म किसकी फॉर्म में होती है। पिल्स टू बी टेकन डेली 21 डेज, है ना, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ ए मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, फर्स्ट 21 डेज को स्टार्टिंग करना चाहिए, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज। कई बार लड़कियां भूल भी गई मान लीजिए, तो मान लीजिए वो पहले दिन स्टार्ट नहीं कर पाई, दूसरे दिन कर दी, लेकिन 5 दिन के अंदर कर लेना चाहिए। सही तो ये रहता है कि जिस दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट है उस दिन से स्टार्ट कर दें। आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज, 7 डेज का जो बचता है उसमें आपको छोड़ देना, 21 दिन तक आपने ले ली, तो बाकी जो 7 दिन है उसको नहीं लेना है। ठीक है, इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। अगर फीमेल चाहती है कंट्रासेप्टिव को यूज करना चाहती है, इस तरह के बैरियर रखना चाहती है, तो वो चाहे तो हर महीने ऐसा कर सकती है। इसके कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते, लेकिन हाँ कोशिश करें कि जितनी जरूरत है उतना ही लें। ऐसा भी नहीं कि आपको 7, 8, 9, 10 महीने तक लेना, लेकिन कोशिश करें कि जब बच्चे में आप गैप रखना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा तरीका है, और एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको मालूम रहेगा कि आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो आराम से एक लड़की की इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, हर महीने वो ऐसा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, इसको लेने से क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन है और इम्प्लांटेशन है दोनों इसके लिए इनहिबिट हो जाता है, तो बच्चे होने की चांस ही खत्म हो जाते हैं। आफ्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट या रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, तो जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो भी प्रिवेंट करता है, रिटार्ड करता है किसको, स्पर्म की एंट्री को, इनको लेने से। ठीक है, इफेक्टिवनेस है वेरी इफेक्टिव विद लेस साइड इफेक्ट, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। ये पिल होती है माला डी के नाम से, माला एन के नाम से इनको यूज किया जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, दैट्स ऑल, ये काफी आप लोगों के लिए। ठीक है, इससे ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं याद करने की। अब अगले मेथड पे आते हैं, जो सहेली है। सहेली क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सहेली पर आना आता है, वो किस क्या होती है कि सहेली को किस कंपनी ने बनाया है, तो CDRI लखनऊ ने बनाया। ठीक है, नाम पूरा क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाया। सबसे पहले ये ध्यान रखें। दूसरी बात ध्यान रखें कि नॉन स्टेरॉइड से। तीसरी बात ध्यान रखें, नॉन स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड तो बहुत बॉडी के लिए खराब ही होते हैं, तो ये नॉन स्टेरॉइड है। और अगली बात, ये ओरल है, किसके लिए, ओरल कंट्रासेप्टिव फीमेल के लिए। ठीक है, 1 से वीक इसको लेना होता है, और वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स होते हैं, हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यूज रहती है, और इस तरह से इसको सहेली को यूज कर सकते हैं। सहेली का भी यूज क्या होता है, 1 से वीक को इसको यूज करना होता है, दैट्स ऑल। काफी कम क्वांटिटी में यूज करना है, माला डी या माला एन के कंपेरिजन में। अगला है इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स। अब लड़की आती है कि इन तरीकों को ना यूज करे, वो कोई और तरीका यूज कर ले, तो इम्प्लांट्स भी एक तरीका है। ये इम्प्लांट्स होते हैं, इन इम्प्लांट्स को अब थाई वाले पार्ट में, जो फीमेल का थाई वाला पार्ट होता है, वहां इसको लगवा लिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन अलोन, इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होते हैं, और क्या होता है, या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का मिक्सअप होता है। फीमेल इसका यूज करती है, अपने थाई वाले भाग की स्किन में, इसको पार्ट की स्किन में लगवा लेती है, और ये इम्प्लांट्स इस तरह से लग जाते हैं, जैसे डिप्रो प्रो वगैरह, इसका नाम दे रखा है 150 ml ग्राम पर ml दे रखा है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर दैट पिल्स, द इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, इनमें इफेक्टिव पीरियड लॉन्गर होता है, वो कोई मेडिसिन भी लेने की जरूरत नहीं होती, पिल्स भी लेने की जरूरत नहीं होती, बस थाई वाले पार्ट में इनको इम्प्लांट करा लिया आपने, और इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन का मिक्सअप होता है। चलो बच्चों, ये इम्प्लांट्स का ध्यान रखेंगे। इम्प्लांट्स दिखने में कैसा होता है, देखिए बिल्कुल इस तरह से, तिली जिस छोटे छोटे से पार्ट्स, इनको यूज किया जाता है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, भाई अगर ऐसा हो जाता है कि हम इनमें से कोई तरीका नहीं है, ऐसा हो गया कि आपका कोटियस हो गया, या कंडीशन ऐसी हो गई कि फीमेल मेल का कांटेक्ट हो गया, अब उनको डरे कि यार ये 10 से 17वें दिन का पीरियड था, बच्चा ना हो जाए, कहीं फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो बच्चा ना हो जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, 72 घंटे से 72 आवर्स के अंदर, है ना, इन ओरल कंट्रासेप्टिव को यूज कर सकते हैं। ये इमरजेंसी होती है, 72 आवर्स के अंदर इनको यूज किया जाता है। ठीक है, यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू द रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है, या फिर कोई रेप वगैरह जैसे कोई इंसिडेंट हुआ है, तो उसमें इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, और जनरली ये आती भी है। ठीक है, अलग अलग तरह से इनके नेम्स को यूज किया जाता है, लेकिन ये ओरल कंट्रासेप्टिव का यूज होता है। अगला तरीका है, 7 तरीका है, कि अगर आप चाहते हैं कि भाई मेल या फीमेल में
मेल या फीमेल में इन सब चीजों का यूज ही नहीं किया जाए। हम तो बच्चा चाहते ही नहीं है, कोई गोलियां वोलियां लेनी, हमको तो बच्चा लेना ही नहीं है, तो एक ऑपरेशन वाला तरीका अपनाना चाहते हैं। तो एक ऑपरेशन वाला तरीका है, सर्जिकल मेथड है, स्टेलाइजेशन मेथड है, टर्मिनल मेथड है, जिसमें क्या होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स कर दिए जाते हैं। मेल के अंदर किसको ब्लॉक किया जाता है, मेल के अंदर जो होता है वैसा डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। और फीमेल के अंदर किसको ब्लॉक किया जाता है, लोग फीमेल के अंदर ओविडक्ट को ब्लॉक किया जाता है, उसको कट करके उसको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, आगे जो ओवम होते हैं वो ओविडक्ट में पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है। या जो स्पर्म होते हैं वो आगे टेस्टिस से सेमिनल वेसिकल में पहुंच ही नहीं पाते हैं। जब ये होगा ही नहीं तो फिर सीमन में जो स्पर्म का काउंट होगा वो नील हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या तरीका है। मेल्स में वासेक्टोमी यूज की जाती है। ध्यान रखना, वासु कौन होता है, लड़के का नाम होता है, लड़की का नाम होता है, लड़के का नाम होता है। तो वासेक्टोमी किस में यूज की जाती है, मेल में की जाती है। इसमें क्या होता है, मेल के वेस्ट डिफरेंस में क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं या उसको कट करके टाइड अप कर देते हैं, नायलॉन की डोरी से बांध देते हैं, ठीक है। तो जो पार्ट है कौन सा, मेल का वेस्ट डिफरेंस है, उसे कट किया, कट करके उसके दोनों पार्ट जो थे, जैसे सपोज कीजिए ये जो मेल है उस मेल का ये वेस्ट डिफरेंस है, इसको यहां से कट किया, ठीक है। ये कट किया, कट करने के बाद क्या है, यहाँ भी इसको बांध देते हैं इस तरह से टाइट अप, यहाँ भी बांध देते हैं। फीमेल के अंदर भी सेम प्रोसेस करते हैं, उसकी ओविडक्ट के साथ ऐसा करते हैं। ट्यूबेक्टोमी में फीमेल में होती है ना। स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो होता है उसको रिमूव कर देते हैं और बच्चे पार्ट को टाइड अप करके बांध देते हैं, ताकि क्या हो कि जो ओविडक्ट्स में आने वाला ओवम है वो आ ही नहीं पाए आगे, ठीक है, जिससे फर्टिलाइजेशन के चांस बिल्कुल खत्म हो जाए। इसको पुरुष नसबंदी कहते हैं, वासेक्टोमी को, और ट्यूबेक्टोमी को बोलते हैं महिला नसबंदी। अपन सुनते भी हैं, वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। अब सम इफेक्ट ऑफ एंटी नेचुरल कंट्रासेप्टिव जब आप लेते हो तो क्या कुछ साइड इफेक्ट, तो नोसिया हो जाता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो जाती है थोड़ी बहुत, है ना। ब्रेस्ट कैंसर के हल्के फुल्के चांस रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब्डोमिनल पेन हो जाता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तरीके जो है, ये अलग अलग तरीके आ गए कि भाई किस किस तरीके से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं जिससे हमारी पॉपुलेशन ना बढ़े, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा चांस होते हैं एक तो आईयूडी से क्वेश्चन बनने का, एक वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी को कवर करता है, एक ओरल कंट्रासेप्टिव किस तरह से ली जाती है, किस दिन का पीरियड, ध्यान रखना, 7 डेज छोड़ा जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। सहेली किसने बनाई, जो कंट्रासेप्टिव वो लखनऊ के सीडीआर इंस्टीट्यूट ने बनाई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो इम्प्लांट से कहाँ लगाई जाती है, थाई वाले पार्ट में लगाई जाती है, कौन लगाता है, मेल या फीमेल, फीमेल के लगते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव तो लगभग सभी जानते हैं आज की यूथ में, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला जो हमारे पास स्लाइड है वो स्लाइड किसको लेकर है, वो स्लाइड हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलरली, हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पर हम आते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किस तरह से की जाती है और इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी की फुल फॉर्म है, ठीक है। इंटरनेशनल सॉरी इंटेंशनल सॉरी मैं कुछ और पढ़ गया, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज ए कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी आपको क्या करना है, या तो आप चाहते हो इंटेंशनली या कुछ वॉलंटरी तरीके से आपको टर्मिनेशन करना है प्रेगनेंसी का, तो उसे कहते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये इंड्यूस अबॉर्शन है और इसकी जरूरत होती है इसलिए करते हैं। इसको एक लेडी 3 महीने से के अंदर ही करना होता है, उसके बाद ये कानूनी अलाउ नहीं, वैलिड नहीं है, ठीक है। तो और बच्चे का सेक्स मालूम होने से पहले करना होता है। किन किन कंडीशन में होता है कि इसको करना होता है। तो इंपोर्टेंस ऑफ एमटीपी टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, महिला चाहती है कि उसकी प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट हो गई वो, लेकिन वो चाहती नहीं है, तो इस ये एक अबॉर्ट करना चाहती है अपने बच्चे को, तो इंड्यूस अबॉर्ट होता है, तो इस तरीके से करा सकती है, लेकिन शर्त वही है 3 महीने से पहले सेक्स बच्चे का मालूम नहीं होना चाहिए, तभी इस चीज के लिए ये सही है, वैलिड है। एसेंशियल इन केसेस वेयर द कॉन्टिन्यूएशंस कुड बी हार्मफुल टू द मदर ऑफ फीटस। ऐसा लगता है कि बच्चा जो है वो या तो माँ के लिए ये सही नहीं रहेगा, माँ मर सकती है, बच्चा मर सकता है, कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज हैं इस वजह से, तब भी ऐसा किया जा सकता है। एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी जो लेडी प्रेग्नेंट है उसके शुरू के जो फर्स्ट 3 महीने हैं इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, ठीक है ना, 12 वीक जो होते हैं, ठीक है ना, उस दौरान इसको किया जा सकता है और लीगल भी तभी है। सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर वेरी रिस्की, करना भी नहीं चाहिए, किया भी नहीं जाता और ये रिस्की रहता है। प्रॉब्लम रिलेटेड विद एमटीपी, एमटीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है,
मेजोरिटी आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड केस। बिल्कुल, कुछ अनक्वालिफाइड लोग से एमटीपी करवा ली जाती है, जिससे लड़की की मरने जैसी कंडीशन भी आ जाती है, जो लड़की प्रेग्नेंट होती है। मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का जो तरीका है, इसमें क्या होता है, इसको हम बात करेंगे, डील करेंगे थोड़ी देर बाद। एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं हम लोग, एमटीपी का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चा कहाँ पर है, मदर के गर्भ में है ना, और हमको एमनियोसेंटेसिस करनी है। तो मैंने आपको कल बताया था लास्ट क्लास में कि जब हम बात कर रहे थे वन शॉट बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो ह्यूमन होता है, उसकी जो फीमेल होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो बच्चा होता है, उसके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। उस एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, और जब इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकालते हैं तो उससे जांच कर सकते हैं। अब जब आप सोचिए कि जो बेबी है ना, सपोज करो ये कंडीशन है, बात को समझते हैं। सपोज करो कि यूट्रस में जो बेबी है ना, उस बेबी के सराउंडिंग में एक फ्लूइड है, और ये फ्लूइड कौन सा है, एमनियोटिक फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड है। अब इस फ्लूइड में क्या होता है, जो बेबी होता है, उस बेबी की जो सेल्स होती है ना, टिश्यूज जो होते हैं, सेल जो होते हैं, इस फ्लूइड में आते रहते हैं, क्योंकि बेबी को 9 महीने इसमें रहना है, तो उसकी जो सेल्स है ना, वो इस एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाती है। अब ये डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इन यहां से इंजेक्शन अप्लाई करते हैं, और इंजेक्शन अप्लाई करके इस फ्लूइड को, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर लेते हैं। और एमनियोटिक फ्लूइड की जब टेस्टिंग करते हैं, तो उस टेस्टिंग में क्या मिलती है, सेल मिलती है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की जानकर जांच करते हैं, तो क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कोई सी भी अनुवांशिक बीमारी है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, चाहे वो डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, कुछ और सिंड्रोम है, मालूम पड़ जाता है। लेकिन अगर इसका इलीगल यूज हो जाए, तो कुछ लोग इलीगल भी यूज कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर एक्स एक्स है तो मालूम पड़ जाता है कि बेबी है, और एक्स वाई है तो मालूम पड़ जाता है कि भाई बॉय है। तो ये भी बच्चे को देखकर मालूम कर सकते हैं कि लड़का लड़की। इसलिए एमनियोसेंटेसिस जो होता है, वो 3 महीने से पहले किया जाए तो बढ़िया है। एमटीबी तभी इसमें अलाउ हो जाती है। तो एमनियोसेंटेसिस किया जाता है, लेकिन वो 3 महीने से पहले किया जाए तो एमटीपी के साथ वो लीगलाइज हो जाता है। लेकिन अगर 3 महीने के बाद किया जा रहा है, तो फिर वो लीगलाइज नहीं है। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस क्या है, जो प्रेग्नेंट लेडी है ना, उसके एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर ले लिया जाता है, उस फ्लूइड को जांच की जाती है, तो उसकी जो सेल्स होती हैं, उसकी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स को देखकर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को मालूम कर लिया जाता है। अगर है तो फिर एमटीपी कराना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बेबी हेल्दी है। और अगली बात, ये इलीगल है कि उसके सेल्स को देखकर एक्स वाई उसका सेक्स मालूम कर लिया जाए। ये तभी लीगलाइज है जब एमटीपी की फॉर्म में किया जाए, और 3 महीने की बेबी से पहले किया जाए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पीरियड के दौरान किया जाए। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमको याद रहनी चाहिए। चलो बच्चों, तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक अबॉर्शन है। ठीक है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन है, जो 3 महीने के बेबी के पहले तीन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाता है। अगर बेबी में कोई डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, या बेबी में कोई डिजीज है जिसको आगे परस्यू नहीं कर सकती फीमेल, तो भी किया जा सकता है। ठीक है ना, इन्हीं कंडीशन में। लेकिन इसमें इलीगलाइज हो जाता है अगर इसको मेल फीमेल का सेक्स मालूम होने के बाद बच्चे का इसको किया जाता है तो। ठीक है, अगली बात ये बोल रहा है कि मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, ये बहुत खराब है कि सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट कर लिया जाए इफ द फिटस इज फीमेल, इट इज ए फॉलोड बाय एमटीपी। ठीक है, तो जनरली ये भी गलत रह जाता है कि लड़की है तो भाई एमटीपी करा लिया उससे, हम लड़का चाहते हैं हम तो लड़की नहीं चाहते। तो ये गलत सोच जो आज भी पागल लोगों की है, उन लोगों के लिए फिर ये तरीका सही नहीं रहता। सच प्रैक्टिसेस आर डेंजरस फॉर द यंग मदर एंड फिटस। ठीक है, कम एज की जो बच्चियां हैं, जिसकी जो जल्दी शादी हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाती है, हम जानते हैं हमारे कहाँ क्या क्या होता है, तो उनके लिए तो बहुत खराब रहता है। Such practices are dangerous for the young mothers and fetus. Effective counseling and awareness can prevent illegal abortion and promote healthy choices. ठीक है, तो ये सारी बातें एमटीपी की से रिलेटेड जितनी भी हमारी एनसीईआरटी ने दे रखी थी, हमने सब कुछ डील कर लिया। ठीक है, ध्यान रखना, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 3 मंथ के दौरान इसको की जाती है। कब की जाती है, बेबी हेल्दी नहीं है, उसको कोई डिजीज है, कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जो भी है, तो भी की जा सकती है ना। बेबी की ऐसा लगता है कि डेथ हो गई है माँ के पेट में, तो भी की जा सकती है। तो उन चीजों में ये लीगलाइज है, लेकिन सेक्स मालूम होने के बाद कि वो लड़की है, फ्री एमटीपी की जा रहा है, तो इलीगलाइज है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है प्रेग्नेंट लेडी का, उसे बाहर निकाला जाता है और उसकी टेस्ट की जाती है। तो जो सेल्स जो होती हैं बच्चे की,
जो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड में आ जाती हैं, उन सेल्स की टेस्टिंग से मालूम पड़ सकता है कि बच्चे में कौन सी डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है कि नहीं है। नहीं है तो वेरी गुड, है तो फिर एमटीपी की सकती है ना। लेकिन उन सेल से उन टेस्ट से अगर एक्स और एक्स वाई मालूम पड़ जाता है कि लड़की है, भाई एमटीपी करा लो, तो ये इलीगलाइज है। अब पॉसिबल रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी, अब आते हैं हम इनफर्टिलिटी पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इनफर्टिलिटी। तो अभी तक तो हम लोगों ने अलग अलग स्लाइड्स में ये देखा, देखिए एक बार हम देख लेते हैं। अलग अलग स्लाइड्स में ये देखा कि हम कैसे हमारी जनसंख्या देश की बढ़ रही है ना। तो उसके लिए हम लोगों को क्या अपनाना चाहिए, कंट्रासेप्टिव अपनाना चाहिए, नेचुरल तरीके यूज कर लें, बैरियर यूज कर लें, ठीक है। केमिकल यूज के लिए जाए, आईओडी को यूज किया जाए, ओरल कंट्रासेप्टिव को यूज किया जाए, क्लियर। और इनको किस तरीके से यूज किया जाए, इनकी क्या स्पेशलिटी होती है, क्या आईओडी होती है, ओरल कंट्रासेप्टिव क्या है, माला डी माला एम क्या है, ठीक है ना। सहेली क्या है, इम्प्लांट्स कहाँ लगाए जाते हैं, कौन लगाता है, ठीक है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव क्या है, या फिर सर्जिकल मेथड यूज किया जाए, वासेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी, तो उन तरीकों का यूज कर सकते हैं। ये सब आगे भी आपको यूज किए बतलाएंगे हम, फिलहाल तो हम यहाँ पर ध्यान दें। एक वासेक्टोमी को मैं चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट स्लाइड को हम अब डील करेंगे। वो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कि भाई हम देखते हैं कि आज की जनरेशन में बहुत कॉमन होता है कि इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। इनफर्टिलिटी में क्या होता है, या तो मेल के स्पर्म काउंट कम होता है, या फीमेल का ओवम रिलीज नहीं होता, या फीमेल का ओवम रिलीज तो हो जाता है लेकिन टाइमिंग गलत हो जाता है। ऐसे कई तरीके हो जाते हैं, या फीमेल का स्पर्म ही नहीं बन पा रहे हैं, या फीमेल की स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है ना। ऐसे कई रीजन बन जाते हैं जिससे मेल और फीमेल के जो मेल का स्पर्म फीमेल का ओवम कांटेक्ट नहीं कर पाता। इट मीन सीधी सीधी बात, बच्चा नहीं हो रहा है उन लोगों के, तो इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी के रीजन क्या है, हार्मोनल इम्बेलेंस, मेल फीमेल का कोई हार्मोनल इम्बेलेंस है, उस वजह से ऐसा हो जाता है। ब्लॉकेज इन द फेलोपियन ट्यूब, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, इसको भी ठीक किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इनफर्टिलिटी को ठीक किया जा सकता है, आज के टाइम पर तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ी हुई है, ओव्यूलेशन सही टाइम पर नहीं होता, तो उससे ही हो सकता है। लो स्पर्म काउंट, मेल के अंदर क्या होता है, सीमन में स्पर्मिक काउंट कम है, जिससे क्या हो रहा है कि स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे किसको, ओवम को। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई, मेल या खास तौर से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या इन्फेक्शन है, जिससे स्पर्म जैसे आगे बढ़ते हैं वो डेड हो जाते हैं। एज एंड लाइफस्टाइल फैक्टर, आजकल लोग बाग क्या करते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं और ज्यादा एज में शादी करते हैं, तो उससे भी कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे सही टाइम पर शादी ना करने से थोड़ी दिक्कत आती है और ये प्रॉब्लम हो जाती है। जेनेटिक फैक्टर, भाई खानदान में ये प्रॉब्लम है, समस्या आ रही है, तो फैमिली का ये कोई जेनेटिकल हिस्ट्री ऐसी रही है जहां पर इनफर्टिलिटी है, तो हुई दिक्कत हो सकती है। स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, आज के बाद चीजों में तो धोखो ये चीजें सब में रहती है, स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा ही लोग बाग लेके चलते हैं अपने साथ, है ना। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करता है इसमें। अगला है स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स एंड अदर टॉक्सिन्स। बंदे स्मोकिंग, बड़ी शहरों में बड़ी लाइफस्टाइल में स्मोकिंग को अच्छा माना जाता है, स्मोकिंग से भी इसकी इफेक्ट पड़ता है, नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है। मैं कोटा रहता हूँ, मैं जानता हूँ बच्चों के साथ क्या देखता रहता हूँ, वहां पर थड़ियों पे बच्चे फूंकते रहते हैं, यार क्यों करते हो ऐसा, ठीक है। आगे बाप नहीं बनना है क्या, या माँ नहीं बनना है, तो इस दोनों में आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ऐसा कि ये भी ऐसा करते हैं, नहीं करना चाहिए, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्लियर। एल्कोहल एंड ड्रग्स आर अदर टॉक्सिन्स, ड्रग्स का भी बहुत खराब चीज है। एल्कोहल को ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अधिकार है हम तो एल्कोहल पिएंगे, तो जेन जी हम तो फलाना है, हमको तो कूल लगना है, कोई कूल नहीं लगते। आप अपनी जो जिस एज में आपको जरूरत होगी ना अपनी बॉडी की, उस एज में ये बॉडी हाथ साथ छोड़ देगी आपका। तो मैं भावनात्मक नहीं होता हूँ, इमोशनल नहीं होता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। बिल्कुल इंडिया में फीमेल को ही इनफर्टिलिटी के लिए दोष दिया जाता है, जबकि इसके लिए मेल भी इक्वली क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, उसकी प्रॉब्लम भी हो सकती है, बात खत्म। अब हम ध्यान दें कि भाई इनफर्टिलिटी जो हो रही है उसको कैसे उसको रोका जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम लोग ये काम कर सकते हैं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो एआरटी है, ध्यान रखना एआरटी की फुल फॉर्म है ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, एआरटी। द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू द चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली known as a assisted reproductive technology ART। अब इसमें आरटी में कौन से दो तरीके हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है और इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है। इन विवो मतलब नेचुरल, फीमेल की बॉडी के अंदर ही, है ना, हम नेचुरल तरीके से क्या करेंगे, स्पर्म और ओवम को मीट करवाएंगे, उनको मिलाएंगे, इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा।
इन विवो, ध्यान रखना IN के बाद विवो है, VIVO। और अगर ये इन विट्रो हो जाता है, INVITRO, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ये किसी टेस्ट ट्यूब में बेबी को डेवलप किया जाता है, स्पर्म और ओवम को वहां बाहर टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाता है या किसी कंटेनर में मिलाया जाता है, यानी बॉडी के बाहर स्पर्म और ओवम को कॉन्टेक्ट कराया जाता है। अगर ये बॉडी के अंदर ही होता है तो इन विवो फर्टिलाइजेशन, और बॉडी के बाहर होता है तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखना बच्चों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को IVF कहते हैं। बहुत कॉमन है, आपने बड़े बड़े ऐड देखे होंगे, IVF टीवी में आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं। तो IVF होते में क्या होता है, एक तरीका होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, जहां पर क्या करते हैं, ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द वाइफ और डोनर, किसी डोनर से या वाइफ से उसका ओवम ले लिया जाता है, और स्पर्म जो होता है फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर, दोनों में से कोई भी डोनर हो सकता है ना, ओवम देने वाला या स्पर्म देने वाला। मेन बात है कि दोनों कलेक्ट कर लिए गए, और अब क्या करता है, ओवम और स्पर्म को बाहर किसी टेस्ट ट्यूब या किसी कंटेनर में फर्टिलाइज किया जाता है, बिल्कुल ऐसी कंडीशंस में जहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन विट्रो में ये होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दो तरीके से होता है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जिसको जिफ्ट कहते हैं, बड़ा कॉमन नाम है। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इसको IUT कहते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद इन अप टू 8 ब्लास्टोवियर, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि मेल फीमेल गैमेट जो है वो फर्टिलाइज हो गए भाई। फर्टिलाइज होने के बाद क्या हो चुके हैं, जिस भी तरीके से कराया आपने, इन विट्रो से कराया, ठीक है, बाहर किसी लैब में कराया है, किसी बीकर के अंदर या किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, अब जायगोट बन गया है, और जायगोट में आगे क्या हो चुका है, क्लीवेज हो गया है, जिससे 8 से 16 सेल्स ब्लास्टोमियर बन गया है। अगर एम्ब्रियो 8 सेल वाला मोरुला है या 16 सेल वाला मोरुला है, अगर 8 सेल वाला मोरुला है तो उसे आप कहां डालेंगे, फेलोपियन ट्यूब में, उसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे उस फीमेल की ओविडक्ट में या फेलोपियन ट्यूब में। इसे बोलेंगे जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को डाल रहे हैं हम, यानी मोरुला को डाल रहे हैं, और कहां डाल रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं। ठीक है, इंजेक्ट कर रहे हैं, यानी उस मेल फीमेल में क्या प्रॉब्लम थी, फीमेल में मेल और फीमेल, मेल का स्पर्म फीमेल के ओम से नहीं मिल पा रहा था, आपने बाहर मिलाया, बाहर मिलाने के बाद जैगोट बनाया फर्टिलाइजेशन के थ्रू, और जैगोट बनाने के बाद ब्लास्टोमियर बना 8 से 16 सेल वाला, इसको आप क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। इस 8 सेल वाले मोरुला को, इस एम्ब्रियो को आपने कहां ट्रांसफर कर दिया, फेलोपियन ट्यूब में, तो जिफ्ट हो गया। लेकिन अगर वो 8 सेल से ज्यादा है, यानी 16 सेल का ब्लास्टोमियर है ना, 16 सेल वाला, सॉरी, मोरुला है, तो 16 सेल वाला मोरुला है, 8 सेल से ज्यादा है, तो उसको अब आप कहां क्या करें, अपन जानते हैं धीरे धीरे वो क्या बनाने वाला है, ब्लास्टोसिस्ट बनाने वाला है ना। तो ये मोरुला को आप यहां मत रखिए, अब इसको कहां ट्रांसफर कीजिए, यूट्रस में कीजिए। तो आप क्या करते हो, उस एम्ब्रियो को डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हो इम्प्लांटेशन के लिए। तो अगर 8 सेल से ज्यादा ब्लास्टोमिया वाला एम्ब्रियो है तो उसे कहां ट्रांसफर किया जाता है, यूट्रस में। और 8 सेल वाला या उससे कम ब्लास्टोमिया वाला एम्ब्रियो है तो उसे कहां ट्रांसफर किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। तो जब एम्ब्रियो को, 8 सेल वाले एम्ब्रियो को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो उसको जिफ्ट कहते हैं। और अगर 8 सेल से ज्यादा वाला ब्लास्टोमेर वाला एम्ब्रियो है, 16 सेल या 10 सेल जो भी है ना, उसको अपन यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, इसको बोला जाता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। दोनों का ध्यान रखना बहुत खास है, मैंने बार बार आपको रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है, दोनों बहुत खास है, इसका आपको स्पेशली ध्यान रहना चाहिए। अब एक तरीका और है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, फुल फॉर्म ध्यान रखें, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये कई बार आ सकती है, जो बोर्ड के एग्जाम वाले बच्चे हैं, CBSE और है ना, अलग अलग स्टेट बोर्ड वालों के, उनके तो लिखना होगा, उनको तो वो लिखना होगा, तो ये शॉर्ट नोट्स आपके आपके साथ चल रहे हैं, यही शॉर्ट नोट्स हैं, यही NCERT की बुक्स के नोट्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है ICSI में, ए लेबोरेटरी प्रोसीजर इन विच ए सिंगल स्पर्म, आपने सिंगल स्पर्म लिया, कहां लिया, आपने निडल में लिया, इंजेक्शन में लिया, फ्रॉम मेल पार्टनर इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग, यानी लेबोरेटरी में काम किया जाएगा, बिल्कुल लेबोरेटरी में किया जाएगा। आपने फीमेल पार्टनर की एग में स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया थ्रू इंजेक्शन। ठीक है, देन द फर्टिलाइज एग इज इम्प्लांटेड, जब फर्टिलाइज एग हो गया यानी जाइगोट बन गया, तो उसे आपने कहां ट्रांसफर कर दिया, फेलोपियन ट्यूब में या फीमेल के अंदर। तो वो तरीका आपके सामने है, दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि स्पर्म और ओवम का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपने स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू क्या किया, एग के अंदर डाल दिया, ओवम के अंदर डाल दिया। ये तरीका ICSI होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ICSI की फुल फॉर्म आपके सामने, इसकी कंडीशन आपके सामने, तो पोजीशन ध्यान रहना चाहिए, कैसे ICSI को, भाई थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, आप बड़ा होकर देख लें इसको, बड़ा करके, है ना, थोड़ा सा विजन और साफ हो जाएगा आपके सामने कि इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि देखो ये इंजेक्शन निडल है, इससे स्पर्म को सीधा क्या कर दिया, एग के अंदर डाल दिया गया है।
ठीक है। तो स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म द एग यूजिंग ए फाइन नीडल। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं हम लोग अगले तरीके पर, जिसका नाम क्या है। इस तरीके में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का तरीका दे रखा है, ठीक है। इन तरीकों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब एक एक स्लाइड बहुत खास खास है, तो अब हम हमारा ध्यान लगाते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विद इन फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल। इन विवो में क्या करते हैं, हमने बताया था कि नेचुरल तरीका अपनाते हैं, फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन का तरीका अपनाएंगे, ठीक है, कोई लैब वेब में नहीं ले जाएंगे। तो इन विवो का मतलब है इन विट्रो, विवो का फर्क ध्यान रखना, विवो VIVO आ जाएगा। तो ध्यान रखना फीमेल के अंदर नेचुरल तरीका है, फीमेल के अंदर ही करेंगे ले क्या फर्टिलाइजेशन, और अगर क्या है इन विट्रो है तो फर्टिलाइजेशन लैब में किया जाएगा, यानी फीमेल की बॉडी के बाहर। चलिए, इसमें पहला तरीका है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI वाला मत AI समझ लीजिएगा, आज के जमाने में बहुत चल रहा है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक है। द सीमन कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और ए हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना और यूटेरस। तो सीधा हम क्या करते हैं कि जो सीमन होता है, या सीमन को सीधा क्या करते हैं हम लोग वेजाइना या यूटेरस में डाल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी कहते हैं इसको, IUI भी कहते हैं इसको, ऑफ द फीमेल के लिए, ठीक है ना। दोनों में से कोई सा भी नाम यूज किया तो ध्यान रखना। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर द मेल पार्टनर हैविंग ए इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट फीमेल और लो स्पर्म काउंट। अगर मेल के अंदर लो स्पर्म काउंट है, उसकी स्पर्म कम बन रहे हैं, सीमन में कम स्पर्म है, तो ये तरीका अपनाया जाता है ताकि सीधा सीधा स्पर्म कहां तक पहुंच जाए, वेजाइना तक पहुंच जाए, ठीक है। उसका कॉन्टेक्ट किससे हो जाए, एक से हो जाए। ये एक तरीका है। देखिए यहां से इंजेक्शन के थ्रू या नीडल के थ्रू क्या होते हैं, जो सीमन है ना, उसको सीधा वेजाइना में आगे ट्रांसफर कर दिया गया है, इंजर्ट कर दिया गया है। तो ये तरीका अपनाया जाता है। अगला तरीका जो हमने अब बात की थी गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, उसको एक बार और देखते हैं। गिफ्ट इज ए 3 स्टेप प्रोसीजर, रिमूविंग द एग्स, पहले आप एग को रिमूव करोगे, कंबाइनिंग देम विद स्पर्म, स्पर्म के साथ उसको कंबाइन करोगे, इट मींस फर्टिलाइजेशन, इमीडिएटली प्लेसिंग देम इन द फैलोपियन ट्यूब, फिर जब जायगोट बन जाएगा तो उसको आप फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, क्या के लिए, ताकि भाई फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे कैरी ऑन हो जाए। ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। आप ये भी कर सकते हैं कि जिस फीमेल के अंदर एग नहीं बन रहा है, उस फीमेल का एग आप लेकर कहां डाल दें, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दें। यूजफुल द फीमेल हु कांट प्रोड्यूस ओवम, भाई लड़की में अगर ओवम नहीं बन रहा है तो किसी दूसरी लड़की का या डोनर का ओवम ले ले और अपने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवा ले, ठीक है ना। उसके बाद मेल का स्पर्म उससे कन्वर्ट करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और ये प्रोसेस मेल फीमेल दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इस तरीके में क्या होता है, देखो ये तरीका दे रखा है कि गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जो गेमिट्स होते हैं उनको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और मेल फीमेल का क्या हो जाता है, आपस में कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो ये तरीका भी ध्यान रखना। अब आता है हमारा अगला तरीका, प्रॉब्लम्स ऑफ ART। ART में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे इट रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसाइजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल। बिल्कुल ये तरीके जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसमें डॉक्टर बिल्कुल क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, तो उसको प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद ये तरीके यानी कि साइंस होते हैं। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एक्सपेंसिव होता है क्योंकि जनरली क्या होता है, इसमें पैसा बहुत लगता है, लेकिन वो जिनका पैसा है, जो बच्चे चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं तरीके इसको अपनाते ही हैं, चाहे पैसा लग जाए। लेकिन एक तरीका है, ओनली अवेलेबल इन वेरी फ्यू सेंटर्स, मतलब क्या होता है शहरों में ज्यादा है, गांव तक इसकी पहुंच नहीं है, बड़े कुछ बड़े बड़े शहरों में यही वहां पर पहुंचता है, एआर इस तरीके को अपनाते हैं। इमोशनल रिलीजियस यानी सोशल प्रॉब्लम, किसी की कहा जाता है कि हमारे तो हम दूसरे के डोनर का बच्चे को नहीं ले सकते, फलाना रहते हैं, हमारे तो रिलीजन में अलाउ नहीं है, ऐसी कई प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। तो ये प्रॉब्लम से बात रिलेटेड बात है। लीगल अडोप्टेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर द पेरेंट्स। जो गरीब आदमी के बच्चे को आप किसी को लेंगे, है ना, लीगलाइज तरीके से उसको आप अडोप्ट करेंगे, तो वो बेटर तरीका है इससे बढ़िया कि आप इस बच्चे चाहिए आपको, उसको आप पेरेंटिंग करना है आपको, तो वो भी हो सकता है कि आप किसी जान पहचान वाले का या किसी अनाथालय से किसी बच्चे को लें और वहां से उसको अडॉप्ट करें, तो वो भी बच्चा, एक बच्चे को आप पेरेंट्स मिल जाएंगे, इससे बेटर क्या हो सकता है। तो ये यही एक संदेश है, यही एक बात है जो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आज की यूथ को एक बड़ी बात ध्यान रखना चाहिए कि लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये बात दिमाग में जाना चाहिए। देखो बोल तो कोई भी लेता है, दिमाग में जाना चाहिए, तब तक दिमाग में नहीं जाएगी तब तक काम नहीं होगा। दूसरी बात, अगर हमारे बच्चा नहीं हो रहा है, हमने हर तरीका अपना लिया,
तो ज्यादा भी गोड को गालियां मत दीजिए। गोड तो पूरी कोशिश करता है कि आपको बच्चा दे, ठीक है। कई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि नहीं हो रहा है ना, तो आप गोद ले लें, अडॉप्ट कर लें, ये भी तरीका है। किसी गरीब को एक फैमिली मिल जाएगी, किसी अनाथ को एक माँ बाप मिल जाएंगे, तो ये भी तरीका है, अपनाना चाहिए। देखिए, दिल बड़ा करेंगे, दुनिया में सब अच्छा मिलेगा। अब आते हैं हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में एसटीडी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वाला जो लाइन है हमारी बहुत खास है, और ये हमको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, और यही हमारी लास्ट स्लाइड है जिससे हमको ध्यान देना है कि एसटीडी में क्या क्या चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। देखो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है डिजीज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसफर थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सीधी सी बात ये कि जब मेल और फीमेल अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं विदाउट कंडोम या विदाउट प्रोटेक्शन, तो मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में जो डिजीज का ट्रांसफर होता है, ठीक है, जस्ट लाइक एड्स का, है ना, वो क्या कहलाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अब इसमें एड्स ही नहीं है, कुछ और डिजीज भी हैं इनके एड्स। अच्छा, एसटीडी के कई अदर नाम भी हैं, वीडी, है ना, वेनिकुलर डिजीज भी बोलते हैं इनको, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन आरटीआई भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम है, देखना, वीडी, आरटीआई और एसटीडी, सब इन्हीं के नाम है। एग्जाम्पल कौन कौन सी डिजीज एसटीडी में आती है? गोनेरिया, बहुत खराब बीमारी है ना, सिफिलिस, जेनेटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनेटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एड्स, ठीक है, ये सब डिजीज इसके अंदर आती है। एक बार फिर अच्छी तरह से मैं रिवाइज कर देता हूं आपके लिए, क्या कौन कौन सी डिजीज आती है इसमें? गोनेरिया, सिफिलिस, जेनेटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनेटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, ठीक है, ये सब डिजीज के अंदर आती हैं। तो याद रखना है आपको, गोनेरिया किससे होता है? गोनेरिया एक पैथोजन होता है, बैक्टीरिया होता है, नीजेरिया गोनेराई, नीजेरिया गोनेराई, नीजेरिया गोनेराई। ध्यान रखना, अपने गोनेरिया किससे होता है? अपना दोस्त है नासिर, उसके गोना गोना होने वाला है, गोने के लिए वो आया है, तो नासिर गोने के लिए आया है, नीजेरिया गोनेराई। उससे याद रह जाएगा। सिफिलिस किससे होता है? ट्रोपोनेमा पेलेडम, ट्रोपोनीमा पेलेडम, ट्रोपोनीमा पेलेडम। हमारी सहेली है, दोस्त है नीमा, जिसको टोपी पहन रखी, टोपी पहन रखी, टोपी नीमा, है ना, और वो क्या बजाती है? पेलेड बजाती है, तो पेलेडियम, ठीक है। ऐसे मजाक मजाक में याद रख लें यार। क्लेमाइडियसिस किससे होता है? वो क्लेमाइडोमोनास, बहुत याद रख रखा है आपने, क्लेमाइडियसिस, क्लेमाइडिया ट्राइकोमोनेटिस, ट्राइकोमोनेसिस होता है, इसमें ट्राइकोमेटिस कर रखा है, तो क्लेमाइडिया ट्राइकोमोनेसिस होता है, उससे होता है ये। अगला है वायरल एसटीडी, किस किस से होती है? एक बार मैं इसको कंफर्म ही कर लेता हूं आपके सामने कि यहाँ मिस्टेक हो रही है, कहीं हमारी एनसीईआरटी में इसमें मिस्टेक ना हो। चलिए भाई, तो बात कर रहे हैं एनसीईआरटी ने इतना एसटीडी में जो दे रखे हैं पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड, जो क्या है पर्टिकुलरली अलग अलग पैथोजन से, उनके नाम नहीं लिखे, तो अगर आप नाम नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा देख रहा था, ट्राइकोमोनेसिस बोलते हैं हम इसको, इससे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आया था। तो क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडियासिस होती है। आप जितने ही पैथोजन उनको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप। जेनेटिक हर्पिस जो होता है, लेकिन अगर कर लेते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा मैटर है, कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो कोई बात नहीं है। जेनेटिक हर्पिस किससे होती है? एचएसवी से होती है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। ये सब सब वायरल स्टडी है। ये पहले वाली बैक्टीरियल थी, ये वायरल है। जेनेटिक वॉर्स होता है एचपीवी से, है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है जो, और एड्स होता है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम पहले से जानते हैं। प्रोटोजोआ से कौन सी स्टडी होती है? ट्राइकोमोनेसिस, ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस। तो ये ध्यान रखना। हेपेटाइटिस बी और एचआईवी आर ट्रांसमिटेड होते हैं किससे? इंजेक्शन की नीडल से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, जो उसमें किसी में अगर इन्फेक्शन है और वही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरे बंदे में यूज कर लिया बिना उसको साफ किए, तो वो दूसरे में फैल जाएगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, एक बंदा दूसरे को ब्लड दे रहा है, जिस बंदे को बीमारी है स्टडी, तो दूसरे बंदे को फैला देगा, खासतौर से कौन सी? हेपेटाइटिस बी और एचआईवी। तीसरी है मां से होने वाले बच्चे को। तो ये 3-4 तरीके ऐसे हैं जिनसे एसटीडी हो सकती है। तो हमारी जो बुक है, हमारी जो एनसीईआरटी है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हमारे इसमें थे, ठीक है ना, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है इसको नहीं डिस्कस किया। हमने अलग अलग सब जितनी बात की है कि एसटीडी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर,
I always try to use condom during coitus. In case of doubt, one should go to the qualified doctors for early detection and get complete treatment, it diagnosis with injection. तो यहाँ कोई आपको परेशानी नहीं आएगी जहाँ तक मैं सोचता हूँ। ठीक है, जितने भी वर्ड्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, है ना, जितनी भी इसमें बहुत जरूरी वर्ड थे, सारे के सारे मैंने आपको इस शीट में ले लिए हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना कि अब इसके अदरवाइज आपको कुछ भी और डिस्कस करना ही नहीं है, इसके अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे हमने कवर कर लिए। ठीक है बच्चों, तो एक बार हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। हमारा 1 घंटे की क्लास एवरेज हो चुकी है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग के जो तरीके हमने बताया था कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आरसीएच चाहता है कि आप इन तरीकों से प्रॉब्लम्स और स्टडीज को दूर करें। अगली बात कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, देखिए इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तीसरी बात, इसको कंट्रोल करने के लिए अब आप क्या करना चाहिए, अब आपको ध्यान रखना चाहिए, कंट्रासेप्टिव यूज करना चाहिए, नेचुरल तरीके बनाना चाहिए जिससे बच्चों पे कंट्रोल हो, या बैरियर के थ्रू, या फिर केमिकल मेथड आईयूडी के थ्रू, या ओरल कंट्रासेप्टिव के थ्रू इसको कंट्रोल करें। आईयूडी क्या होती है, ओरल कंट्रासेप्टिव क्या होता है, शैली का यूज किस तरह जाता है, इंजेक्शन किस तरह से, इम्प्लांट्स की यूज किया जाते हैं, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव क्या होती है, सर्जिकल मेथड में वासेक्टोमी मेल के लिए होती है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के लिए होती है। वासेक्टोमी में वेस्ट डिफेंस को कट कर देते हैं और बांध देते हैं, रिमूव कर देते हैं, बांध देते हैं। ट्यूबेक्टोमी को में अंदर क्या होता है, फेलोपियन टिप को कट कर देते हैं, बांध देते हैं, दोनों साइड की, ध्यान रखना, दोनों साइड की। ठीक है, दोनों साइड से होती है, दोनों साइड से करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम ध्यान दें तो एमटीपी क्या होती है, एमटीपी कब बनाना चाहिए, एमनियोसेंटोसिस क्या होता है वो सब ध्यान रखें। एआरटी क्या है, एआरटी को कैसे अपनाना चाहिए, एआरटी में इन विवो क्या है, इन विट्रो क्या है, आईसीएसआई की फुल फॉर्म क्या है, आईओटी की फुल फॉर्म क्या है, जिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है ना, गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, ये गेमेट इंटरफेरोपन ट्रांसफर किसके लिए किया जाता है। ठीक है, और कौन कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, उनके नाम क्या है, बस नाम ध्यान रखना चाहिए। और उसमें थोड़ा सा मैटर मैंने एक्स्ट्रा दे दिया कि भाई पैथोजेंस क्या है वो भी आपको याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों इस तरह से इस चैप्टर में हमने सारी बातें कवर कर ली हैं। फिर भी आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग, है ना, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी तरह से पढ़ा रहा हूं, इसके अदरवाइज आपको कुछ जरूरत ही नहीं है। एक भी चीज ऐसी नहीं जो मैंने छोड़ी हो, एक भी चीज ऐसी नहीं जिसकी आपको जरूरत नहीं हो और मैंने बतलाई नहीं, जरूरत हो और मैंने बतलाई नहीं हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको नेट के लिए भी, और अगर आप स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के एस्पायरेंट से, सबके लिए चैप्टर काम आएगा। और बहुत आसान सा चैप्टर है, फटाफट रिवाइज कर सकते हैं आप और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी शुभकामनाएं के साथ सभी नीट एस्पायरेंट्स और बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एस्पायरेंट्स को तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए। ये वन शॉट बहुत अच्छे हैं, ज्यादा इनमें फैलाव नहीं है, आप लोगों के काम आएंगे। जब भी देखेंगे आप, जिस ईयर में भी देखेंगे इसको आप, है ना, 2027 में देख रहे हो, 26 में देख रहे हो, 2045 में भी देख रहे हो, तो आपके काम ही आएंगे। तो आप जुड़े रहिए और चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बिल्कुल आपकी क्लास, आपकी तैयारी अच्छी हो और आपका सिलेक्शन मन चाहे एग्जाम में हो, जिसकी भी आपके लिए वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चाहे नेट एस्पायरेंट हो, चाहे आप बोर्ड एस्पायरेंट्स हो। गुड डे एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।